बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था मूवमेंट्स हमारे पास 3D में किस तरह होते हैं, किस तरह एक्ट करते हैं। तो आज हम अपने पीछे प्रीवियस तीनों टॉपिक्स को कंबाइन करते हैं और चलते हैं कि हमारा टॉपिक किस तरह नेक्स्ट प्रोसीड होता है। फोर्सेस, कपल्स एंड देयर सिस्टम्स। तो फोर्स क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो फोर्स इज़ डिफाइंड एज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर. It is vector quantity because its effect depend upon the direction as well as the magnitude of the action. वो कहता है कि जो फोर्स होती है हमारे पास, वो हम एक बॉडी के एक्शन को, एक बॉडी जो दूसरी बॉडी पे एक्शन करती है ना, उसको हम फोर्स कह सकते हैं कि जो वो हमारे पास वो फोर्स क्या होती है बेसिकली, एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे जो एक्शन हो रहा होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं। Force is a vector quantity. Forces may be combined according to the parallelogram law of vector addition. अब ये ना हर चीज़ को समराइज़ कर रहा है बेसिकली, मैं आपको पहले ये बता दूँ। तो कहता है कि फोर्स जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड कहता है कि फोर्सेस को जो हम ऐड अप करते हैं वो हम पैरेललोग्राम लॉ से हम इसको ऐड करते हैं। अब आप नीचे फिगर देख सकते हैं कि उसने फोर्सेस को किस तरह ऐड करवाया हुआ है। अब वो कहता है हमारे पास कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्शन ऑफ अ फोर्स मस्ट इंडिकेट इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये पॉइंट आपने ना बड़ा ज़बरदस्त, मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट करना है। वो कहता है कि जो आपका फोर्स है, फोर्स को अगर आपने, वो कहता है कि फोर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने फोर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है तो आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड, फोर्स की डायरेक्शन और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, आपके पास वो तीनों होना, ये चीज़ तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द फोर्सेज टू ओबे द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ कम्बिनेशन। तो पैरेललोग्राम हम लोग लॉ जो है वो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये जस्ट उसको रिव्यू करवा रहे हैं कि जो फोर्स है वो हम पैरेललोग्राम लॉ से हम फोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हमने मोमेंट्स का पढ़ा था, तो मोमेंट्स को हम किस लॉ से ऐड करवाते थे? मोमेंट्स के लिए हम जो लॉ यूज़ करते थे वो हमारे पास होता था वेरोगनस थ्योरम होता था मोमेंट्स के लिए। तो जो हमारे पास फोर्सेज के लिए है वो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है। अब पैरेललोग्राम लॉ को ये अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि ये लॉ किस तरह होता है। इट इज़ स्टेटेड दैट, अब मैं सिंपल आपको ज़रा समझाऊँ तो ये क्या कहते हैं। कहते हैं अगर आपके पास दो फोर्सेज हैं और वो इस तरह एक्ट कर रही हैं कि आपके पास दो पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। दो फोर्सेस किस तरह एक्ट कर रही हैं? दो फोर्सेस इस तरह एक्ट कर रही हैं जिस तरह पैरेललोग्राम की दो साइड्स होती हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो आपके पास होगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये आपने बात याद रखनी है कि जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अब देखते हैं किस तरह। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास दो फोर्सेज हैं, ये बॉडी है आपके पास, बॉडी पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक F1 है और एक F2 है। लेट्स सपोज जो F1 है वो आपके पास 4 यूनिट्स है, जो F2 है वो आपके पास 3 यूनिट है। तो अब देखते हैं इसने क्या किया। यहाँ पे F1 को रिप्रेजेंट कर दिया आपके पास P1 के साथ और F2 को रिप्रेजेंट कर दिया P2 के साथ। सो ये दो आपके पास पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, एक ये P1 और एक P2। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वो ये होगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये इसने दिखाया है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसका क्या है? रिजल्टेंट है आपके पास। ओ सी क्या है इसका? रिजल्टेंट है। वो कहते हैं इन द अबव फिगर P1 एंड P2 रिप्रेजेंटेड बाय द OA एंड द OB have are their resultant represented by the diagonal OC। R क्या है हमारे पास? R रिजल्टेंट है बेसिकली, जिसको हमने डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया OC से। इट कैन बी शोन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, अब जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे ना, वो हमने इस फार्मूले से फाइंड करनी है। अब ये जो अंडर रूट है ये आपको कंप्लीट अंडर रूट है इस पूरे पे। क्या है? P1 का स्क्वायर, पहली फोर्स का स्क्वायर, प्लस P2 का स्क्वायर, ये सॉरी आपका स्क्वायर होगा, ये नीचे आ गया यहाँ पे, ये स्क्वायर होगा, प्लस 2P1 P2 कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये इसका क्या होगा? P1 P2 कॉज ऑफ अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। और ये अंडर रूट जाइए आपको कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने इसको याद देख लेना कि अच्छी तरह।
अब हमारे पास आ जाती है इसकी डेरिवेशन कि हम इस फार्मूले को ज़रा ड्राइव कर लेते हैं कि किस तरह आया ये। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये फोर्स एक पी की है, एक फोर्स आपके पास क्यू है। अब जो पी और क्यू के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, और जो पी और रिजल्टेंट के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास अल्फा है। अब क्यू को अगर आप इसी लाइन ऑफ एक्शन को आगे ज़रा रिप्रेजेंट करें सेम, तो अगेन मैथ्स के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस या पी के साथ अगेन जो आपके पास एंगल बनाएगा वो आपके पास क्या होगा, वो एंगल थीटा होगा। और ये क्या है, ये अगेन वो पी की क्यू की सॉरी हमारे पास वो है लाइन है। सो क्यू को अगर हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो एक क्यू साइन ऑफ थीटा बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक बनेगा क्यू कॉज ऑफ थीटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो बी डी आपके पास क्या होगा, क्यू साइन ऑफ थीटा, और सी डी क्या होगा, क्यू कॉज ऑफ थीटा। लेकिन ओवरऑल आप देखो जो ओ सी है आपका, ओ सी के अब दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि आपने रिजल्टेंट तक पहुंचना है, लिहाजा ओ सी के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका परपेंडिकुलर होगा और एक आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो जो आपके पास परपेंडिकुलर है ओ सी, वो आपके पास क्या है, क्यू साइन ऑफ थीटा है, और जो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो क्या है, बेसिकली वो आपका ओ डी है। अब ओ डी तो आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, ओ डी क्या है, बेसिकली सम है ओ बी का और क्या है, बी डी का। तो बी डी क्या है आपके पास कॉस थीटा है, और ओ डी क्या है आपके पास पी है। तो आगे चलते हैं, ये देखें। अब देखें आपने क्या किया, इसने ओ सी की वैल्यू निकाली। तो ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से आएगी, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू साइन थीटा है, या सी डी है, ये इसने दिखा हुआ है आपका सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो ओ डी मजीद दो पार्ट्स में है, क्यू कॉस थीटा और पी। तो ये उसने लिख लिया, ओ डी की जगह क्या किया उसने, क्यू पी प्लस क्यू कॉस थीटा कर दिया, और सी डी की जगह इसने क्या किया, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया। ये इसने थोड़ा सा इसको इधर उधर लिख दिया, ये आपने देख लेना है। अब इसने स्क्वायर खोलने हैं, तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ये वाला स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कंबाइन कर लें, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लें, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताते हैं कि वो क्या होता है, वो वन की इक्वल होता है। तो क्यू स्क्वायर यहाँ इन दोनों से आपने कॉमन लेना, याद रखना है आपने, क्यू कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आपने कंबाइन करके क्यू स्क्वायर कायम लेना है। तो अंदर वो जो चीज़ बचेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो वन आ जाएगा, और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी टू पी क्यू कॉस थीटा। अब चूंकि रिजल्टेंट के ऊपर भी स्क्वायर है, अगर आपने इसका अंडर रूट ले लें बोथ तरफ, तो इधर आर आ जाएगा, और यहाँ पे सारी टर्म के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। सो एंगल अल्फा ऑफ रिजल्टेंट आर विद फोर्स पी इज गिवन बाय, अल्फा हम किस तरह लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स होता है चूंकि आपके पास, तो वाई आपके पास क्या है यहाँ पे, क्यू साइन थीटा ओवर पी प्लस क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे आपका एंगल आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपको वाई एक्सिस है वो क्या है, क्यू साइन थीटा, और एक्स एक्सिस क्या है आपका, क्यू कॉस थीटा प्लस पी। तो टेन इनवर्स क्या आएगा, क्यू साइन थीटा ओवर क्यू कॉस थीटा प्लस पी, या पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब पर्टिकुलर केसेस में वो कहता है अगर आपको थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये दो बच जाएंगे। अगर जीरो हो जाए थीटा, तो कॉस थीटा जीरो क्या होता है, वो वन होता है, तो जो आपके पास रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा। अगर आपका थीटा 180 हो जाता है तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो पी माइनस क्यू आएगा। ये आप इसके अंदर थीटा जो है वो पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा आपने पुट करना है, पहले 90 फिर 0 और फिर 180 आपने पुट करके आंसर निकाल लेने, तो ये तीनों आंसर आपके पास ऑब्टेन हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कपल क्या होता है। क्योंकि हम लोग इनको रिव्यू कर रहे हैं तो हम जस्ट देख लेते हैं। कहते हैं कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज जब किसी चीज़ पे एक्ट करती हैं तो वो कपल जनरेट करती हैं, लेकिन याद रखिए कि उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना ज़रूरी, मतलब सेम ना हो, ये ज़रूरी है बात। अब ये देखें तो ये इधर लगा रहा है फोर्स, ये भी उसी लगा रहा है, देखें इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर ये दरमियान में, तो इसका भी लाइन ऑफ एक्शन दरमियान में, अपोजिट फोर्सेज तो हैं ये। एक कंडीशन तो ये कपल वाली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कपल की, कि ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन इनका क्या है, सेम नहीं होना चाहिए, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो इस वजह से ये आपके पास कपल नहीं जनरेट करेंगे, बल्कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास एनर्जी क्या होती है। एनर्जी बेसिकली कैपेसिटी होती है। चूंकि हमारा वो टॉपिक एंड हो गया तो फोर्स से रिलेटेड एनर्जी है, तो हम जो एनर्जी की टाइप्स को देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। वैसे तो बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम अभी मेन यही देख लेते हैं। एनर्जी होती है किसी बॉडी की कैपेसिटी कि वो बॉडी कितना वर्क कर सकती है।
वेदर वो बॉडी की अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वर्क करेगी, अगर कम एनर्जी है तो वो कम वर्क करेगी आपके पास। इसी तरह आपके पास जो एनर्जी की टाइप्स आती हैं वो इलेक्ट्रिकल हो सकती है, आपके पास केमिकल हो सकती है, आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। तो ये एनर्जी की आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। ऐसा ही यूनिट जो एनर्जी का है वो क्या है, चूँकि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो इसका यूनिट क्या है, जूल है। और साथ में जो एनर्जी की मेन दो टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है काइनेटिक। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्प्रिंग की एनर्जी है तो वो इलास्टिक पोटेंशियल होगी, अगर वो आपके पास ग्रेविटी की है तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कहते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क इट वुड डू इफ़ इट वर टू मूव फ्रॉम इट्स करंट पोजिशन टू द स्टैंडर्ड पोजिशन। वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अगर आप सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ, एक चीज़ आपकी ज़मीन पे पड़ी हुई है, अगर आप उसको 10 फीट की हाइट पे ले जाते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना आपने काम किया बॉडी को 10 फीट तक ले जाने के लिए वो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, कि बॉडी को हाइट 0 से लेकर जो 10 फीट तक ले जाने के लिए जितना आपने वर्क किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो आपके पास mgh होता है। तो यहाँ h क्या है, आपके पास हाइट है, g क्या है वो ग्रेविटी है, और m क्या है वो मैस है बॉडी का, कितनी बॉडी हैवी है उस हिसाब से आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ज़्यादा हाइट पे तो ज़्यादा एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो सिंपली है वो आप mgh से डिनोट कर सकते हैं। आगे आता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हमारे पास ड्यू टू मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है हमारे पास वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आपने देख ली कि आपके पास कौन सी एनर्जी होती है, ड्यू टू जो मोशन आपके पास एनर्जी होती है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, हैमर इज़ यूज टू नॉक इन अ नेल, वर्क इज़ डन ऑन द नेल बाय द हैमर एंड हैंस द हैमर मस्ट हैव पोजेस्ड एनर्जी। अब वो ये कहता है कि हथौड़ा जब आपका कील पे लगता है तो कितनी एनर्जी वो कील को ट्रांसफ़र करता है, जिस एनर्जी से हथौड़ा आपका मूव कर रहा होता है उतनी एनर्जी से वो आपकी क्या होता है, वो आपके कील को ट्रांसफ़र कर देता है। तो उस सारे को हम लोग क्या कहते हैं, वो जो हमारे पास एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं, वो जो सारी सॉरी आपके पास एनर्जी होगी स्टोर्ड जो होगी जो कील पे लगेगी वो आपके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। सो लीनियर मोशन विल बी कंसीडर हेयर। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम सिर्फ लीनियर मोशन ही करते हैं। तो फिर काइनेटिक एनर्जी के आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, कोई हमारे पास रोटेशन की वजह से होती है और कोई हमारे पास लीनियर मोशन की वजह से होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है आपके पास वो बहुत सिंपल है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्केयर। एम क्या है, मैस है बॉडी का, और वी क्या है आपके पास, वो वेलोसिटी है बॉडी की। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉयड और उनकी कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वो होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर बॉडी को उस पर खड़ा कर दिया जाए तो बॉडी क्या है विदाउट एनी एप्लीकेशंस विदाउट एनी सपोर्ट उस जगह पे खड़ी हो सकती है। उसका सारे का सारा वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बाकी सेंट्रॉयड और वो जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देख लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। होप सो ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।